तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 17 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि भारत का पहला राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम ये कहां पर स्थापित होगा। ये भारत का पहला होगा तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो सही उत्तर होगा मथुरा में। तो भारत ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में अपना पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय स्थापित करेगा। ये संग्रहालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान जो विश्वविद्यालय है उसके परिसर में ही इसको विकसित किया जाएगा, मथुरा में, याद रखना। और इसे स्थापित करने का उद्देश्य गाय के धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व को एक साथ प्रदर्शित करना। तो यहाँ पर गाय के स्वदेशी नस्लों के डिजिटल मॉडल को प्रदर्शित किया जाएगा। गो आधारित जो भी उत्पाद होते हैं उनके आयुर्वेदिक लाभ आपको बताए जाएंगे और गाय संरक्षण की जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। तो यहाँ पर परंपरा और विज्ञान को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, एक लाइन में बोलूं तो सिंपल सा आपको तो याद रखना क्या है कि भारत का पहला भैया राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम ये कहां पर स्थापित होगा, तो मथुरा में। और थोड़ा डीप में पूछ लेंगे किस विश्वविद्यालय के परिसर में, तो मैंने आपको बताया पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय। अच्छा, इसी तरह का एक बार एग्जाम में प्रश्न आपके पूछा जा चुका है कि भारत में गो कैबिनेट की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, तो उत्तर होगा मध्य प्रदेश। और एक प्रश्न ये भी आया था देश का पहला गो अभ्यारण्य ये कहां पर आपको मिलेगा, कहां पर स्थापित किया गया, तो भी आंसर होगा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में। और इसका नाम है कामधेनु गो अभ्यारण्य। ठीक है। अब जब ये दो प्रश्न आपके इस तरह के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मैं भी बताऊंगा आपको, तो उसी बिहाफ पे मैं आपको कह रहा हूं जो आज हम प्रश्न पढ़ रहे हैं ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी मैं आपको यहाँ पे और संग्रहालय म्यूजियम से संबंधित और कई तरह के प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के बनते हैं वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। आ जाओ रिवाइज करें। देखो, एक हमने पढ़ा था देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय ये बनेगा लखनऊ में। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहां पर रखी गई थी, हैदराबाद में। दुनिया का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहां पर खुला, तिरुवनंतपुरम। देश का पहला भूमिगत संग्रहालय आपको मिलेगा दिल्ली के हुमायूं मकबरे परिसर में। भारत का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा में जो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है उसके कैंपस में। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़ में। वैदिक 3D संग्रहालय खोला जाएगा वाराणसी में। बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया था मोदी जी ने, कहां पे, महाराष्ट्र के वाशिम में। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय वाराणसी में। नितिन गडकरी जी इन्होंने कहां पर जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया था, पुणे में। सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला रखी गई थी राजस्थान के ब्यावर में। उसके अलावा भारत के पहले डिजिटल म्यूजियम का नाम क्या है, अभय प्रभावना, जो कि महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में बनाया गया। उसके अलावा पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम इसका उद्घाटन किया गया था गुजरात के वडनगर में। भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम रीफ कहां पर बनाया जाएगा, महाराष्ट्र में। इसके लिए कौन सा जहाज डुबोएंगे, INS गुलदार। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहां पर किया गया, नई दिल्ली में। और मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय ये आपको मिलेगा मोतिहारी, बिहार में। बिहार के वैशाली जिले के वैशालीगढ़ में बुद्ध स्मारक दर्शन संग्रहालय और स्मृति स्तूप का भी उद्घाटन किया गया था। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहां पर बनाया जाएगा, तो आंसर होगा पटना में। और इंटरनेशनल म्यूजियम डे यह मनाते हैं 18 मई को। ठीक है। तो ये आपके संग्रहालयों से संबंधित कुछ हमने प्रश्न रिवाइज करे, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। हाँ, अगला आपको बताऊं उससे पहले ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न रहेगा, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और मैंने अभी इनके बारे में आपको पीछे बताया भी था। ये दोनों प्रश्न देखो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अभी आप बताओ उत्तर क्या होगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने रोड एक्सीडेंट के बाद तुरंत मेडिकल मदद के लिए अभी कौन सी योजना शुरू की है, तो आंसर होगा प्रधानमंत्री राहत योजना। तो सड़क दुर्घटना के बाद तुरंत मेडिकल मदद और कैशलेस इलाज के लिए अभी भारत सरकार ने प्रधानमंत्री राहत योजना को शुरू किया है। यहाँ पे राहत का मतलब हो गया रोड एक्सीडेंट हेल्थ असिस्टेंट। मतलब इस योजना के तहत दुर्घटना के पीड़ितों को 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। और इस योजना को लाने का उद्देश्य यही है कि एक्सीडेंट के बाद जो गोल्डन आवर होता है, मतलब जो शुरुआत के जो घंटे होते हैं, उनमें त्वरित इलाज सुनिश्चित किया जा सके और उस पीड़ित की जान बचाई जा सके। क्योंकि जब भी किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसके जो शुरुआती घंटे होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको गोल्डन आवर कहते हैं। उसमें अगर उसको सही से इलाज मिल जाता है तो मैक्सिमम चांसेस ऐसे होते हैं कि उसकी जान बच जाती है। तो इस योजना को लाने का यही उद्देश्य है कि पैसों की कमी के कारण किसी घायल व्यक्ति के इलाज न होने के कारण उसकी जान न जाए। क्योंकि एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे का इंतजाम नहीं हो पाता, तुरंत उनको
इलाज नहीं मिल पाता पैसों की कमी के कारण। तो प्रधानमंत्री राहत योजना याद रखना। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, इसी तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले व्यक्तियों के लिए एक योजना शुरू की थी। क्योंकि हम देखते हैं कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग क्या होते हैं, तमाशबीन होकर के देखते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, कोई मदद नहीं करता है या चुपचाप निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है हम इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहते, पुलिस फिर हमसे पूछताछ करेगी, ये करेगी, परेशान करेगी। तो मध्य प्रदेश ने इसी के लिए एक योजना चलाई थी कि लोग मदद करें। तो उस योजना का नाम क्या है पहले तो बताओ? राहवीर योजना। और जो मदद करेगा उसको पुरस्कार राशि भी दी जानी थी। उसका राशि का अमाउंट भी याद रखना है, 25,000 रुपए। ये प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अभी हमने जो प्रश्न पढ़ा वो क्या है? केंद्र सरकार की योजनाएं। तो केंद्र सरकार की योजनाएं तो इंपॉर्टेंट रहेगी। प्रधानमंत्री राहत मैंने आपको समझा दिया क्या है। इसी तरह से केंद्र सरकार की कुछ और योजनाएं जो अभी न्यूज में रही, पहले मैं आपको वो रिवाइज करवाता हूँ। देखो, अभी 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो इसे लॉन्च कब किया गया था? सन 2000 में। एनपीएस वात्सल्य योजना वित्त मंत्रालय ने शुरू की थी कब? 18 सितंबर 2024 को। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना ये 1 अक्टूबर 2024 को लॉन्च होती है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 3 अक्टूबर 2024 को। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को, रांची झारखंड से। आयुष्मान भारत व्यय वंदना योजना 29 अक्टूबर 2024 को। और प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना 6 नवंबर 2024 को। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, इसकी शुरुआत होती है 1 जनवरी 2025 से। राष्ट्र सहकारिता नीति नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी 2025, इसने स्थान लिया था 2002 की जो पुरानी पॉलिसी थी उसका। ये लागू हुई 24 जुलाई 2025 से। और एकीकृत पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखो, अगले में वो जो मैंने आपको बताया था ना, देखो ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था और अमाउंट आपसे पूछा गया था। आजकल अमाउंट ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में हेरात पोस्ट त्योहार ये कहां पर मनाया गया? तो आंसर होगा इसका जम्मू कश्मीर में। देखो, हेरात का मतलब होता है हर रात्रि या शिवरात्रि बोल दो। तो ये जो त्योहार है जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहार है। महाशिवरात्रि के मौके पर इसको मनाया जाता है। हम लोग महाशिवरात्रि कहते हैं, वहां पर इसको हेरात महोत्सव या हेरात पोस्ट महोत्सव कहते हैं। और महाशिवरात्रि इसे देवी पार्वती के साथ भगवान शिव के विवाह के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग महाशिवरात्रि कहते हैं, वहां पे इसी को हेरात त्योहार के रूप में मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। अब देखो, ये त्योहार वाला प्रश्न है, तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स में आपको रिवाइज कराता हूँ। एक हमने पढ़ा था जदिया स्वामी फेस्टिवल, तमिलनाडु में मनाया जाता है बडगा समुदाय के द्वारा। पर्पल फेस्टिवल 2025 तीसरा संस्करण हुआ था नई दिल्ली में, दिव्यांगजनों के लिए होता है। उद्घाटन किया था राष्ट्रपति जी ने। शिग्मोत्सव उत्सव गोवा में मनाया जाता है 15 दिनों तक। भारत रंग महोत्सव नई दिल्ली में, ये विश्व का सबसे बड़ा रंगमंच महोत्सव है। थाईपुसम त्योहार तमिलनाडु में। खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल लद्दाख में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय। विशु त्योहार केरल। नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल मिजोरम में। माधवपुर मेला गुजरात के पोरबंदर में। सरहुल महोत्सव झारखंड। जात्रा उत्सव त्रिपुरा। गरिया पूजा उत्सव त्रिपुरा। त्रिशूर पुरम उत्सव केरल। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर। और राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 उत्तराखंड के देहरादून में मनाया गया था। ठीक है, तो ये सब फेस्टिवल्स तो ध्यान में रखना। बाकी आज जो हमने फेस्टिवल पढ़ा वो है हेरात महोत्सव, जम्मू कश्मीर का है। तो जम्मू कश्मीर एक बार लेकर के चलते हैं आपको। ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। देखो, जम्मू कश्मीर से जो मैं आपको रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ वो है इसके फेस्टिवल्स। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम तो याद होगा आपको, मनोज सिन्हा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है। चलो फेस्टिवल रिवाइज करते हैं। और कौन कौन से महोत्सव यहाँ मनाए जाते हैं? तो पट उत्सव, हेरात महोत्सव जो आज हमने पढ़ा वही है ये। तवी महोत्सव, कंचोत महोत्सव, बंगस वैली महोत्सव, अहरबल महोत्सव, खीर भवानी मेला लगता है यहाँ पे। चिनार बुक फेस्टिवल का आयोजन भी हुआ था श्रीनगर में ही। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर के कुछ फेस्टिवल्स हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ये कहां पर शुरू हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी शुरू हो चुका है। अभी 16 फरवरी को शुरू हुआ, 20 फरवरी तक ये चलेगा। कहां पर? नई दिल्ली में, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। और थीम भी है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। तो यहाँ पर दुनिया भर की कंपनियां अपने लेटेस्ट एआई सॉल्यूशन को दुनिया भर के सामने पेश करेंगी। और मुख्य रूप से हमारा इसका आयोजन करने का उद्देश्य यही है कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को केवल कुछ देशों या कंपनियों तक सीमित न रखकर पूरी मानवता के लिए सुलभ बनाना है। आपको याद दिलाऊं,
दुनिया का जो पहला एआई समिट हुआ था ना, वो ब्लेचले यूके में हुआ था। दूसरा समिट हुआ था सियोल साउथ कोरिया में। और तीसरा एआई समिट हुआ था पेरिस फ्रांस में। और अभी ये जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट अभी हुआ नई दिल्ली में। अब यहाँ पे आपको एआई से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अगर पूछे, चैट जीपीटी के निर्माता ओपन एआई ने 2025 के अंत तक नई दिल्ली में अपना पहला भारतीय कार्यालय खोलने की घोषणा की थी। मलेशिया ने राइट बैंक लॉन्च किया, जो कि दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक है। और भारत हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ, और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एआई मंत्री हैं डेला। इसको नियुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना था अल्बानिया। और ग्लोबल एआई इंडेक्स आया था, उसमें भारत तीसरे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। महाराष्ट्र ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करके महाक्राइम ओएस एआई लॉन्च किया। और ग्लोबल एआई शो 2025 हुआ था अबू धाबी यूएई में। अभी हमने पढ़ा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हुआ नई दिल्ली में। भारत का पहला एआई पावर्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल का नाम है इंद्रजाल। भारत के पहले एआई इंडस्ट्री एसोसिएशन के पहले प्रेसिडेंट बने विजय कलियंत्री। और एसोसिएशन का मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा। आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने आइला यानी कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट नाम से एक एआई सिस्टम बनाया है। ठीक है, ये प्रश्न तो अभी एग्जाम में भी आया था। बाकी एआई के फादर जॉन मैकार्थी हैं और एआई के गॉडफादर पूछे तो जेफरी हिंटन कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में देश के पहले सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी बेस्ड पीडीएस सिस्टम, इसको कहां पर लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी भारत के पहले सीबीडीसी मतलब हो गया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो सीबीडीसी आधारित पीडीएस सिस्टम यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अभी शुरू किया। कहां पर? गुजरात के महात्मा मंदिर में। किसने शुरू किया, किसने लॉन्च किया इसे? तो हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह ने। अच्छा, पहले एक टर्म को हम पढ़ लेते हैं। ये जो टर्म है सीबीडीसी, इसकी बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझाता हूँ। सीबीडीसी का फुल फॉर्म होता है, देखो फुल फॉर्म याद रखना, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो आप कह सकते हो ये बैंक नोटों का ही एक डिजिटल रूप है। इसे आरबीआई ने डिजिटल रुपया या ई रुपये के रूप में जारी किया, और ये कागजी मुद्रा की तरह पूरी तरह से कानूनी है। इसे आरबीआई ने 2022-23 में घोषित किया था, और इसको लाने का उद्देश्य था डिजिटल पेमेंट को और तेज, सुरक्षित और समावेशी बनाना। तो अब जो आज हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है? इसमें सरकार ने कहा कि हम सीधे लाभार्थियों के डिजिटल वॉलेट में जो राशन लेने जाते हैं उसके लिए डिजिटल रुपया हम डालेंगे उनके वॉलेट में। और जब भी वो राशन की दुकान में राशन लेने के लिए जाएंगे तो वहां पर क्यूआर कोड इनको मिलेगा। तो वहां पर उस क्यूआर कोड को स्कैन करना, और जो हम आपके डिजिटल करेंसी आपके अकाउंट में वॉलेट में डाल रहे हैं, वहां पे आप उससे पे करना और आप राशन ले लेना। और इससे होगा क्या, फायदा क्या होगा? राशन वितरण में भ्रष्टाचार रुकेगा और पारदर्शिता आएगी। तो सरकार ने डिजिटल रुपया या ई रुपये को राशन वितरण प्रणाली के साथ जोड़ दिया। तो अब राशन लेने के लिए कागजी नोट की नहीं, बल्कि मोबाइल डिजिटल टोकन या डिजिटल रुपये इस्तेमाल करने होंगे, जो सरकार आपके वॉलेट में डालेगी। और अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गुजरात में शुरू किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो हमारा प्रश्न यही था, देश का पहला सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसको कहां पर लॉन्च किया गया? तो गुजरात आंसर होगा। अच्छा, इसी के साथ जो गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने गुजरात में ही अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम भी शुरू किया है। ये एटीएम मात्र 35 सेकंड में 25 किलोग्राम तक अनाज दे सकता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट यहां पे जोड़ लेना। अब देखो, ये भारत का पहले से प्रश्न है, भारत का पहला। अब इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूं, जहां पे हमने बात करी भारत का पहला, भारत में और क्या क्या चीजें पहली बार हुई। जैसे कि भारत का पहला योग और आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर बना, पतंजलि विश्वविद्यालय। कहां पर है? उत्तराखंड के हरिद्वार में है। और पहला फीफा शांति पुरस्कार दिया गया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। भारत ने पहली बार यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत सत्र की मेजबानी की नई दिल्ली के लाल किले में। उसके अलावा भारत के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन केंद्र, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? केरल के तिरुवनंतपुरम में। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट, ये बना इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और भारत की पहली डेडिकेटेड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बनेगी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। भारत का पहला एआई इंडस्ट्री एसोसिएशन बनाया गया, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। पहले प्रेसिडेंट विजय कलियंत्री बने। और मध्य प्रदेश सरकार भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल कॉरिडोर बनाएगा, जिसमें 5 टाइगर रिजर्व को आपस में जोड़ा जाएगा। भारत का पहला हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्लांट, ये पंजाब की नांगल नहर में शुरू किया गया।
भारत का पहला प्राइवेट पीएसएलवी किसके द्वारा बनाया गया? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा। और किस भारतीय स्टार्टअप ने भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैनर विकसित किया? वॉक्सेल ग्रिड। पीपीपी मॉडल पर आधारित देश का पहला मेडिकल कॉलेज बनेगा मध्य प्रदेश के धार जिले में। रोलिंग बजट अपनाने वाला भी पहला राज्य बना था मध्य प्रदेश ही। ठीक है, तो ये भारत के पहले से संबंधित सारे आपके प्रश्न है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कहां पर किया? तो आंसर होगा इसका असम में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ जिले के मोरेन में नेशनल हाईवे पर एक आपातकालीन लैंडिंग सुविधा इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया। ये पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये 4.2 किलोमीटर लंबा एक खास राजमार्ग पट्टी है जो युद्ध जैसी स्थिति या प्राकृतिक आपदाओं के समय ये हाईवे लड़ाकू विमानों और परिवहन विमानों को उतारने और उड़ान भरने का काम आएगा। मतलब इस हाईवे को हम रनवे की तरह इस्तेमाल करेंगे, जहां पे इमरजेंसी के समय हमारे जो लड़ाकू विमान है या जो परिवहन विमान है वो यहाँ पे उतर सकेंगे और यहाँ से उड़ भी सकेंगे। इसकी जो क्षमता बताई जा रही है, मतलब ये जो रोड है, ये जो हाईवे का ये वाला हिस्सा है, 4.2 किलोमीटर का जो हिस्सा है, इतना मजबूत बनाया है कि ये 40 टन तक के लड़ाकू विमान और 74 टन तक के परिवहन विमान को संभाल सकता है। और अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर गए तो वो खुद C-130J एयरक्राफ्ट में बैठ करके गए और उनका विमान इसी हाईवे पर लैंड किया। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुमार भास्कर वर्मा सेतु जो ब्रिज है, ये नाम है इसका, कुमार भास्कर वर्मा ब्रिज, इसका भी उद्घाटन किया असम में ही। असम के गुवाहाटी में। किस नदी पर है ब्रिज? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये एक 6 लेन ब्रिज है, लंबाई है 1.24 किलोमीटर की। और जिनके नाम पे इस ब्रिज का नाम रखा गया है वो खुद कामरूप साम्राज्य के एक महान शासक थे, कुमार भास्कर वर्मा, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया। अब इस प्रश्न से एक बहुत ही प्यारा प्रश्न बनता है। देखो, जैसे प्रश्न क्या था, पहले तो प्रश्न पढ़ो कि अभी भैया मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट के पहले इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया ना, कहां पर किया? आपने कहा असम में। उसका मतलब भी आपको समझ में आ गया कि इमरजेंसी के समय हमारे एयरक्राफ्ट वगैरह परिवहन विमान यहाँ पे उड़ सकेंगे, मतलब उतर सकेंगे और यहाँ से उड़ भी सकेंगे। तो ये तो पूर्वोत्तर का पहला हो गया। अगर पूछे देश का पहला, इस तरह का देश का पहला कहां पर लॉन्च किया गया था इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, तो ये हम पढ़ चुके हैं और ये आपको बता दूं एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जा चुका है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी। तो प्रश्न ऐसे ही आया था, भारत की पहली इमर्जिंग लैंडिंग फैसिलिटी कहां पर है? तो आंसर होगा राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान में भी कहां पर है? तो आंसर होगा बाड़मेर में। जो नेशनल हाईवे 925 है उसी पर यह बनाया गया था। उसका एक खंड, उसका एक हिस्सा है 3.5 किलोमीटर का, वहां पर इसको बनाया गया था। मतलब उस खंड में अगर एयरक्राफ्ट उतरेंगे या वहां से उड़ेंगे तो वो इसी के लिए स्पेशली बनाया गया था। ठीक है, तो पूरे भारत में पहला पूछेंगे तो राजस्थान का बाड़मेर, पूर्वोत्तर का पहला पूछेंगे तो असम आंसर होगा। ठीक है, तो दोनों बातें मैंने आपको बता दी, दोनों आपको ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, ये आप देख सकते हो। एक तो ये प्रश्न किस नेशनल हाईवे पे बना रहा था बताओ, उसका उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न पूछा गया राजस्थान में नहीं पूछा, राजस्थान के अंदर पूछ लिया, बताओ किस जिले में। ठीक है, तो अब तो बता दोगे आप उत्तर। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में वाटर जेट प्रोडक्शन और टेस्टिंग फैसिलिटी के साथ भारत ये दुनिया का तीसरा देश बन गया। तो पूछ रहे हैं अभी इसको शुरू कहां पे किया गया इस फैसिलिटी को? तो आंसर होगा गोवा में। अब आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये फैसिलिटी है क्या, तो मैं आपको समझा दूं। तो पहले तो ये याद रखना, हमारे जो इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स भारतीय तटरक्षक बल के जो डायरेक्टर जनरल हैं परमेश शिवमणि, अभी उन्होंने गोवा में वाटर जेट प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया। ठीक है, तो किसने उद्घाटन किया, कहां पर किया, ये आपको याद रखना है। अब ये फैसिलिटी है क्या वो मैं आपको समझाता हूं। और हाँ, एक और लाइन ये भी याद रखना कि भारत अमेरिका और साउथ कोरिया के बाद पानी के जहाजों के लिए वाटर जेट सिस्टम बनाने और जांचने वाला अब ये तीसरा देश बन गया है। अब समझो कि ये है क्या, तो आप कहोगे कि ये एक हाईटेक कारखाना होगा जहां पे समुद्री जहाजों जैसे कि तेज गश्ती जहाज हो गया, इंटरसेप्टर बोट हो गई, तो उनको चलाने के लिए एक वाटर जेट तकनीक चाहिए होती है। तो वो तकनीक यहाँ पर बनाई जाएगी और उसकी टेस्टिंग भी यहीं पर की जाएगी। ठीक है, अब ये फैसिलिटी आपको समझ में आई। ये वाटर जेट प्रोडक्शन और टेस्टिंग फैसिलिटी है क्या?
तो मतलब ये वाटर जेट तकनीक है जो कि जहाजों को आगे बढ़ाने के लिए काम आती है। तो वो तकनीक यहाँ पर बनाई जाएगी और उसकी जांच, उसकी टेस्टिंग भी यहीं पर की जाएगी, जिसका उद्घाटन किया अभी इंडियन कोस्ट गार्ड के जो डायरेक्टर जनरल हैं परमेश शिवमणि ने। कहां पर किया? गोवा में किया। यह आपको ध्यान रखना है। अब गोवा में किया तो आपको गोवा ले चलते हैं। ये रहा मैप में गोवा। कैपिटल पणजी है, मांडोवी नदी के किनारे है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हो गए, गवर्नर है अशोक गजपति राजू। गोवा मुक्ति दिवस लिबरेशन डे होता है 19 दिसंबर को। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न गोवा से देखेंगे। याद रखना एक तो कि पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीक से निर्मित सिला हुआ जहाज ये कहां पर लॉन्च हुआ था? गोवा में। और फिर इसी को बाद में कर्नाटक के कारवार नौसेना बेस से औपचारिक रूप से शामिल किया गया था। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा हासिल करने वाला भारत का दूसरा राज्य बना गोवा। और गोवा के ओजो फैनी को जीआई टैग मिला था। राजभवन अन्न धन योजना शुरू हुई। भारत की पहली आर फेरी सेवा ये कहां पर शुरू हुई? गोवा में। और फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 में जो हुए थे, भारत ने होस्ट किया था। कहां पर? गोवा में। आप बताओ इसमें विजेता कौन रहे थे? ठीक है, आपको पता होना चाहिए उनका नाम। किस देश से थे वो भी बताओ। 5वां आसियान भारत यूथ समिट हुआ था गोवा में। 10वां आयुर्वेद दिवस की मेजबानी किसने की थी? गोवा ने। 23 सितंबर 2025 को जो हमने मनाया था। और अब तो याद रखना आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाते हैं। महारे घर योजना शुरू हुई थी। तीसरा इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2025 हुआ था गोवा के पणजी में। भारत का पहला एकीकृत न्यूरो पुनर्वास केंद्र गोवा में स्थापित किया गया था, इसका नाम है प्रयास। और देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना गोवा। भारतीय नौसेना ने गोवा में स्थित आईएनएस हंसा में MH-60R हेलीकॉप्टरों के अपने दूसरे स्क्वाड्रन, जिसको नाम दिया INAS 335 या ऑस्प्रे, इसको नौसेना में शामिल किया था। और गोवा का तीसरा जिला बन गया कुशावती। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपके गोवा से बनेंगे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी इंडियन आर्मी ने इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 के कौन से संस्करण की मेजबानी की? तो आंसर होगा पहला संस्करण ही है, इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026। अभी इसका आयोजन हुआ या आयोजन होगा 18 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक। और ये इसका पहला एडिशन ही होगा। कहां पर? पूर्वी हिमालय में। तो मेजबानी कर रही है भारतीय सेना। तो इसमें क्या होगा? इसमें भारत और भारत के जो मित्र देश हैं, तो इनके सैनिक, इनकी शारीरिक शक्ति और मानसिक मजबूती और टीम वर्क का यहाँ पे परीक्षण किया जाएगा कठिन पहाड़ी इलाकों में। मतलब आप कह सकते हो एक तरह से एडवेंचर गेमों का यहाँ पे आयोजन होगा। तो वहां पर उनका स्ट्रेंथ देखी जाएगी, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। मतलब खेल खेल में अपने आप को मजबूत करेंगे वो। तो इसमें टोटल 8 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। वो 8 देश कौन कौन से होंगे? भारत, भूटान, ब्राजील, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका वगैरह। और इसका आदर्श वाक्य रखा है फ्रेंडशिप थ्रू स्पोर्ट। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में डेविड जे फार्बर का निधन हो गया, उन्हें किस लोकप्रिय रूप से जाना जाता था? तो आंसर होगा इंटरनेट के जनक। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये। हम बात कर रहे हैं डेविड जे फार्बर की। इनको इंटरनेट के शुरुआती विकास, नेटवर्किंग अनुसंधान और कंप्यूटर विज्ञान में उनके दूरदर्शी योगदान के कारण उन्हें ग्रैंड फादर ऑफ द इंटरनेट यानी कि इंटरनेट के जनक के रूप में जाना जाता है। मतलब जब कंप्यूटर अलग अलग काम करते थे, तब उन्होंने ऐसे तरीके खोजे जिससे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़कर बात कर सके। उन्होंने केवल तकनीक ही नहीं बनाई, बल्कि उन कंसेप्ट पर भी काम किया जिनसे आज का WWW और इंटरनेट संभव हो पाया है। तो इंपॉर्टेंट नाम है, मतलब इनका क्या नाम है भाई? डेविड जे फार्बर, ग्रैंड फादर ऑफ द इंटरनेट इनको कहा जाता है। अच्छा, अगर पूछे फादर ऑफ इंटरनेट किनको कहा जाता है, तो विंट सर्फ और बॉब कान को। इन्होंने TCP IP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल विकसित किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है, याद रखना। अगर मैं पूछूं फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स किन्हें कहा जाता है, तो बैरन कुबर्टीन को कहा जाता है। फादर ऑफ AI जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। फादर ऑफ DNA जेम्स वॉटसन को कहा जाए। फादर ऑफ DNA का अभी हमने नाम भी पढ़ा था, इनका निधन हो गया। चलो निधन वाला प्रश्न है ना, कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम मैं आपको बताता हूँ जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो फादर ऑफ DNA ध्यान रखना, जेम्स वॉटसन, इनका निधन हुआ। तो देखो, अभी भारतीय मूर्तिकार थे रामवी सुतार, उनका भी 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। महाराष्ट्र से थे, उनको पद्मश्री 1999 में मिला, पद्म भूषण 2016 में, महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण भी मिला। मेहर कास्टेलिनो 1964 में भारत की पहली मिस इंडिया का खिताब जीता था, मुंबई से हैं। विनोद कुमार शुक्ल
हिंदी साहित्यकार थे। अभी 2024 के लिए 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिला। वे छत्तीसगढ़ से हैं, याद रखना। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया। पर्यावरणविद माधव गौडगिल का निधन हो गया, वो महाराष्ट्र से हैं। और उनकी ऑटोबायोग्राफी याद रखना, अ वॉक अप द हिल। और 2024 में संयुक्त राष्ट्र का जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है वो भी इनको दिया गया था। पूर्व वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन थे मनोज कोठारी, इनका निधन हो गया, कोलकाता से थे। और ब्रिटिश भारतीय पत्रकार और बीबीसी इंडिया ब्यूरो के पूर्व प्रमुख सर मार्क टली का भी निधन हो गया। भारत की आवाज के रूप में उनको जाना जाता था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 2026 फिडे फ्री स्टाइल विश्व चैंपियनशिप किस खिलाड़ी ने जीती? तो आंसर होगा मैग्नस कार्लसन ने। फिडे फ्री स्टाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की हम बात कर रहे हैं। अभी इसका आयोजन हुआ था विसेन हॉस जर्मनी में। इसको मैग्नस कार्लसन ने जीता, जो कि नॉर्वे के प्लेयर है, आप जानते हो, चेस के नंबर 1 प्लेयर है। यहाँ पे इन्होंने हराया किसको? फेबियानो कारुआना को, जो कि अमेरिकी प्लेयर है। तो इस तरह से आप कहोगे कि सभी फॉर्मेट में ये मैग्नस कार्लसन का 21वां विश्व खिताब था। अगर सभी फॉर्मेट की बात करें तो इस तरह से टोटल इनका 21वां खिताब था। और चेस की बात करें तो आप जानते हो हमारे पहले ग्रैंड मास्टर का नाम है विश्वनाथन आनंद, जिन्हें लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इनकी ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर। इन्होंने 1991-92 में पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हीं को दिया गया था। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हमारे डी गुकेश हैं। पहली महिला ग्रैंड मास्टर पूछोगे तो एस विजय लक्ष्मी है। और पहली महिला जो ग्रैंड मास्टर बनी थी उनका नाम है कोनेरू हम्पी। दोनों में अंतर है, मैंने आपको डिटेल में समझाया भी है कि वुमेन ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली महिला एस विजय लक्ष्मी है और ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली महिला कोनेरू हम्पी। वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को होता है। भारत में पहली बार चेस अकेडमी ये खुलेगी भुवनेश्वर में। और फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 जो अभी 11वां एडिशन हुआ था भारत में, गोवा में, मैंने आपसे पूछा भी था ना अभी प्रश्न, वो ये रहा। जीत लिया है जावोकिर सिंदारोव ने, याद रखना उज्बेकिस्तान के प्लेयर हैं। इन्होंने चीन के वेई यी को हराया था। उसके अलावा अभी 2025 में ही फिडे रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप भी हुआ था दोहा कतर में। उसके बारे में आपको बताता हूँ पीछे। फिडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2025 जो दोहा कतर में हुआ था। तो अगर पहले फिडे वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप की बात करें तो वुमेन कैटेगरी में जीता इसको बिबिसारा ने, कजाकिस्तान की। मेंस कैटेगरी में मैग्नस कार्लसन ने, नॉर्वे से हैं। वहीं फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप की बात करें तो इसमें मेंस कैटेगरी में मैग्नस कार्लसन ने ही जीता। वुमेन्स कैटेगरी में जीता एलेक्जेंड्रा गोरियाचिना ने, रशिया से हैं। बाकी फिडे की बात करें, फिडे को चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी वर्ल्ड वाइड फिडे की स्थापना होती है 20 जुलाई 1924। हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट है आर्केडी डोरकोविच और वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद। ठीक है, बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज इसे सपोर्ट जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करके। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। बाकी चलिए अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। बाकी इनकी क्विज और पीडीएफ आपको मिली जाती है क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी चलो अभी कल का रिवीजन करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, किस कंपनी ने भारत में पहला ब्रेल लिपि वाला भी प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो बॉब कार्ड लिमिटेड। फिर बारबाडोस के प्रधानमंत्री फिर से बन गई मिया मोटली। और किस राज्य ने भूमि अभिलेखों पर क्यूआर कोड लागू करने की घोषणा की? तो उड़ीसा। भारत सरकार ने कहा 2 नए टेलीस्कोप एनएलएसटी एनएलओटी को मंजूरी दी लद्दाख। केंद्र सरकार ने जीडीपी और आईआईपी के लिए अभी कौन सा बेस ईयर निर्धारित किया 2022-23? और अभी हाल ही में जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार वंदे मातरम के कितने छंद अनिवार्य रूप से गाए जाएंगे? 6। आर्कटिक सेंट्री मिशन किसने लॉन्च किया? नाटो। आरबीआई ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया? संजय अग्रवाल। और अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस ये मनाया गया 15 फरवरी। सरला माहेश्वरी का निधन हो गया, वे कौन थी? न्यूज एंकर थी दूरदर्शन की। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल क्या पूछा था? अभी 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ये कहां पर किया गया था? तो आंसर होगा मलेशिया। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।